सुप्रभात प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम आप लोग को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। आपको पता है कि जन्माष्टमी में श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन का उत्सव हम मनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म किस तरह हुआ था? घनघोर अंधेरी रात में जेल के अंदर 12 बजे हुआ था और कंस के डर से किस तरह नंद जी ने यमुना पार करते हुए उन्हें अपने घर लेके आए थे और कृष्ण की रक्षा की थी। कंस ने कितना ही प्रयास किया श्री कृष्ण को मारने के लिए। धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो गए और बड़े होके उन्होंने कंस का वध किया और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। महाभारत युद्ध में भी कृष्ण का बहुत ही योगदान रहा। उसमें उन्होंने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन का सारथी बने रहे और एक धर्म युद्ध में उन्होंने धर्म का ही साथ दिया। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत परमवीर सेनानी पाठ 8 पढ़ेंगे। परमवीर सेनानी किसे कहा जाता है? जिनको परमवीर चक्र की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। अब परमवीर चक्र क्या है इसके बारे में, ये कौन सा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, इसके बारे में हम जानते हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य यानी अच्छा काम करने के लिए सैन्य अलंकार सेना में दिया जाता है। उनके शौर्य के लिए, उनकी वीरता के लिए सेना में परमवीर चक्र भारत में दिया जाता है, भारतीय सैनिक को दिया जाता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकार है जो युद्ध क्षेत्र में उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग के लिए दिया जाता है। किस लिए जाता है? युद्ध क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा वीरता का काम किया रहता है या त्याग का काम किया रहता है उसके लिए दिया जाता है। अधिकांश वीरों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। अधिकतर लोगों को, बहुत कम लोगों को जीवित रहते यह पुरस्कार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अधिकतर लोगों को मरने के बाद उनको परमवीर चक्र दिया गया। उनको उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता या उनकी पत्नी या उनके बच्चे जो होते हैं इसको लेते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। किस दिन किया गया था? 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। आप सोचेंगे गणराज्य क्या है? बच्चों, आप लोग को पता है कि हमारे भारत में छोटे छोटे कई राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, इन छोटे छोटे राज्यों का जो समूह होता है सब मिला के एक भारत बनता है। गण अलग अलग छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बना, इसलिए इसको हम गणतंत्र बोलते हैं। गणराज्य घोषित किया गया। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी को अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। चाहे युद्ध क्षेत्र में कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई भी हो, अगर वो वीरता का काम करता है तो उसे परमवीर चक्र के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार भारत की सर्वोच्च जो पुरस्कार है, भारत रत्न के बाद इसको प्रतिष्ठित है, उसके बाद इसको दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। आपके इस पाठ में हवलदार वीर अब्दुल हमीद के बारे में बताया गया है। हवलदार अब्दुल हमीद भारतीय सेना के वीर हैं जिन्होंने अपनी वीरता और साहस से का परिचय देते हुए 1965 में भारत पाक जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने पाकिस्तानी पेटेंट टैंकों को ध्वस्त कर दिया था और 1965 में भारत पाक की लड़ाई में खेमकरन सेक्टर के जो टैंक थे उनको, कई टैंकों को उन्होंने नष्ट कर दिया और उनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे, वीर अब्दुल हमीद के बारे में जानेंगे। आप अपनी पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 50 पेज नंबर 50 ओपन करेंगे, खोलेंगे। पाठ 8 है। पूर्व
उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव में दर्जी की दुकान पर अब्दुल हमीद बैठा था। उसके मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा उठती थी। गांव का ही एक सिपाही फौज में था। वह छुट्टियों में आया था। उसने अब्दुल को राय दी, फौज में से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है, तुम भी क्यों नहीं भर्ती हो जाते। वीर अब्दुल हमीद यंग एज के थे। युवावस्था में हमारे अंदर कुछ न कुछ कर गुजरने का साहस कि आज हम अपने देश के लिए ऐसे करें, अपने परिवार के लिए ऐसे करें, हम बहुत ऊपर ऊंची पोस्ट पे जाए। वीर अब्दुल हमीद भी गांव में रहते थे और उनके पिताजी दर्जी का काम करते थे। वे दर्जी की दुकान पे बैठे थे और वो भी सोचते थे कि मैं क्या करूं, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। तो उनके गांव में एक सिपाही था जो फौज में था, उसमें गांव में आया हुआ था और उसने कहा क्या करना, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो क्यों नहीं फौज में भर्ती हो जाते, आप आओ फौज में भर्ती हो जाओ, उससे अच्छी नौकरी कोई नहीं है। अब्बा ने सुना तो नाराज हो गए। बोले, हमारे घर में सिलाई का काम होता है, हम नहीं जाने देंगे लाम पे। अब्दुल के अब्बा ने अपनी बीवी से सलाह की और अब्दुल हमीद की शादी कर दी। सोचा अब तो पलटन में न जाएगा। जब वीर अब्दुल हमीद हमीद ने अपने पिताजी अपने अब्बा से बोले कि मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ, मैं लाम पे जाना चाहता हूँ, तो वे बहुत गुस्सा हुए। कहे कि फौज में जाने से जान का बहुत खतरा है। वो अपने पुत्र को बिल्कुल भी असुरक्षित रखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे मेरा बेटा यहीं गांव में रहकर दर्जी का काम करे, हमारे घर परिवार के साथ रहे और गांव में ही रहे। लेकिन जब वो बार बार फौज में जाने की बात करने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह किया और कहा कि चलो इसकी शादी कर देते हैं। उनकी शादी कर दी और सोचे कि अब तो परिवार बच्चे बीवी में उलझ जाएगा, अब यह फौज में जाने का नाम नहीं लेगा, पलटन पे नहीं जाएगा, पलटन में भर्ती नहीं होगा। अब्दुल हमीद की बीवी रसूलन भले स्वभाव की थी। उनके अपने पति की बेचैनी देखी, उसने अपने पति की बेचैनी देखी। दर्जी के काम में अब्दुल का मन नहीं लगता था। रसूलन बोली, सुरमा बनना है तो कलुआ की तरह चले जाओ, पलटन में छिप कर चले जाओ, मैं मन से कहती हूँ। अब्दुल हमीद की पत्नी का नाम था रसूलन। रसूलन देखती थी उनका पति जो अब्दुल हमीद है बहुत परेशान रहता, उसका मन घर के दर्जी के काम में बिल्कुल नहीं लगता। वो सेना में जाना चाहता, उसकी बेचैनी देखी, उसकी परेशानी देखी। वो भी जानती थी सेना में जाना खतरा है, जान का खतरा, वहाँ सैनिक युद्ध में लड़ते हैं, लड़ाई होती है, मौत हो जाती है, तो वो ऐसा जानती थी। लेकिन अपने पति की खुशी के लिए वो कहती हैं कि आप जाना चाहते हो, आप वीर बनना चाहते हो, सुरमा बनना चाहते हो, तो आप चले क्यों नहीं जाते, घर के लोग नहीं जाने देते हैं। तो जिस तरह कलुआ चला गया उसी तरह आप भी अपने घर से छिपकर चले जाओ। मैं अपने मन से कहती हूँ, मैं दिल से बात करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल ही नहीं रोकूंगी। कलुआ वर्दी पहने जैसे शान से गांव में निकलता है, अब्दुल भी क्यों न निकले, पर फौज में डर भी तो होता है। रसूलन ने दिल पर पत्थर रखकर अब्दुल को भर्ती दफ्तर भेज दिया। अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बनाकर अब्दुल भर्ती हो गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कलुआ वर्दी पहनकर शान से सेना में रहता, तो शान से निकलता, सब लोग उसको देखते हैं, अरे सेना से आया, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते। तो जब वो इस तरह शान से निकलता है तो हमारा जो अब्दुल हमीद है वो क्यों ना शान से निकले। लेकिन वो जानती थी कि सेना में जाने से कितना डर है, कितना जान का खतरा है। लेकिन फिर भी अपने पति की खुशी के लिए उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया, अपने मन को मार लिया, अपने आप को समझा लिया और उन्हें भर्ती होने के लिए भर्ती दफ्तर भेज दिया। घर में उन्होंने कहा कि मैं ननिहाल जा रही हूँ, अपने नाना के घर जा रहा हूँ, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा। अपने माता पिता को उन्होंने ऐसा बताया। सन 1962 में उनकी ट्रेनिंग खत्म होते होते चीन का आक्रमण हो गया। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। अब्दुल हमीद भी मोर्चे पर गया, जहां लड़ाई हो रही थी वहां वीर अब्दुल हमीद भी गए। चीनी सैनिकों ने
भारी संख्या में चींटियों की तरह आगे बढ़ना शुरू किया। एकदम बहुत ज्यादा लोग सैनिक जो चीनी सैनिक थे बड़े धीरे 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 करके भारतीय सेना की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। भारतीय सेना तितर बितर हो रही थी। भारतीय सेना जो थी तितर बिखर गई थी, कुछ इधर चली गई थी, कुछ उधर हो रही थी। चीनी सेना के घेरे से निकलना कठिन हो रहा था। चारों तरफ उन्होंने चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को घेर लिया था। बहुत से जवान रास्ता भटक गए। बसने बचाने के लिए जिस रास्ते से जाना था दूसरे रास्ते से निकल गए और कुछ लोग रास्ते में ही मर खप गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, वहीं वो दफन हो गए। पर अब्दुल हमीद लंबा रास्ता चलकर किसी प्रकार बच गए। वो दूसरा लंबा रास्ता चले जिससे उनको कोई पकड़ नहीं पाया और वे बचकर निकल लिए। उनके साथ उनके 2 साथी ही रह गए। जितने भी सैनिक गए थे बस 2 साथी ही बचे थे और सब लोग शहीद हो गए। 10-15 दिनों तक दुश्मनों से बचते बचाते हुए अपने इलाके में पहुंचे, अपने क्षेत्र में छुपते छुपाते पहुंचे। कलवा इस बीच शत्रु की गोली का शिकार होकर शहीद हो गया था। अब्दुल उसे देखकर सकते में आ गया, पर क्या हो सकता, जो उनका फौज में उनके गांव का जो साथी था कलवा, वो शहीद हो गया था युद्ध में, लड़ाई करते करते उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको देखकर वीर अब्दुल बिल्कुल सकते में आ गए, डर गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे, उसके लिए वो दुखी हो गए। एक दिन भारत का तिरंगा झंडा दिखा। घायल अब्दुल हमीद वहां जा पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि लड़ाई बंद हो गई और सेना को घर जाने की छुट्टी मिल गई। धीरे धीरे चीन और भारत की जो युद्ध था समाप्त हो गया। उन्होंने भारत का झंडा देखा, वहां पहुंचा और पता चला कि सारे सैनिकों की छुट्टी कर दी गई है, लड़ाई बंद हो चुकी है। सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब्दुल हमीद घर पहुंचा। गांव में बड़ी खुशी मनी, पर जब कलवा की माँ भागी भागी आई तो उसकी आंखें पूछ रही थी, मेरा लाल कहाँ है? जो वीर अब्दुल हमीद क्या किए, अपने गांव पहुंचे। जब गांव पहुंचे तो गांव के लोग उनका बहुत स्वागत किए। सब लोग खुश हुए, ये तो जिंदा न, सब लोग सोचे युद्ध हो रहा है, मर गया होगा। लेकिन जब अकेले वीर अब्दुल हमीद पहुंचे और उनके साथ कलवा नहीं, तो जो कलवा की माँ थी वे उसका पता करने के लिए वीर अब्दुल हमीद के पास आई। चारों तरफ खुशी मनी थी, लेकिन कलवा की माँ जो था अपने बेटे को ढूंढ रही थी। जैसे वो पूछ रही थी कि मेरा पुत्र कहाँ है, अब्दुल हमें बता दो। हमीद जवाब दे, कैसा झूठ बोले वह। आखिर उसने कलवा की बहादुरी और साहस की बातें सुनाई और अंत में उसे कलवा की वीर गति प्राप्त पाने की बात कहनी ही पड़ी। अंत में उसने क्या किया कि कलवा के शहीद होने की बातें पहले उसने बताया कि किस तरह युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध हो रहा था और कलवा ने किस तरह डट कर सामना किया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुआ, वो शहीद हो गया। वो लोगों को उसे बताना ही पड़ा, उसकी माँ को बताना ही पड़ा, सच्चाई बतानी पड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु मई 1964 में हो गई। पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत के टुकड़े करने का अवसर है। उसने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में घुसपैठिए भेजे। उस दिन 10 सितंबर 1965 को सवेरे 8 बजे थे। अब्दुल हमीद तैनात था, मशीन गन संभाले अपनी कंपनी को लेकर वह दुश्मन के सामने जा डटा। आज भी आप देखते हैं पाकिस्तानी आतंकवाद, पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तान तमाम आतंकवादियों को हमारे देश में घुसपैठ कराता रहता है और यहाँ आके वे हमला करते रहते हैं, लोगों को मारते रहते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। उस समय भी सन 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत पर विजय पाना आसान है, अब भारत को हम तोड़ सकते हैं, कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो उसने जम्मू कश्मीर और राजस्थान और पंजाब के रास्ते अपने सैनिकों को घुसपैठ के लिए करा दिया, उसको भेजा। और 10 सितंबर 1965 को सवेरे खेमकरण की सपाट खेतों में तमाम जो पाकिस्तानी टैंकें थी भारत की तरफ आगे बढ़ने लगी। हवलदार जो अब्दुल हमीद थे वे भी वहां तैनात थे। उन्होंने अपनी मशीन गन से, उधर से टैंक आ रहा था और उनके हाथ में मशीन गन था। सोचिए टैंक जो था
कितना मजबूत, कितना तेजी से हमला कर सकता है और मशीन गन किस तरह कर सकता है। तो उन्होंने संभाल ली। एक जीप में सवार हवलदार अब्दुल हमीद ने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मन के टैंक को अपने गोलों से तोड़ दिया। उसने भी पाकिस्तानी टैंकों के आगे बढ़ने में कमी नहीं आई। अब दुश्मन के टैंकों ने हवलदार को चारों ओर से घेरा डालना शुरू किया। वो अपनी मशीन गन से ही पाकिस्तानी कई टैंकों को नष्ट कर दिए, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तानी देखे कि एक हवलदार जो है अपने मशीन गन से पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करता जा रहा, तो चारों तरफ से उन्होंने उसको घेर लिया। अब्दुल हमीद अपना रास्ता बदलता जाता और दुश्मन को भुलावे में डालता जाता। अपना रास्ता बदल देते और उनसे छुपकर दूसरी तरफ निकल जाते, उनको भुलावे में डाल देते। दुश्मन की तोपें उनकी जीप का ठीक से निशाना न साध पाती, लेकिन भारी संख्या में टैंकों ने उसकी ओर आग उगलना शुरू कर। चारों तरफ से उसको टैंकों ने घेर लिया, लेकिन उन्होंने अपना हौसला जो है उसको पस्त नहीं किया, अपने आप को हारने नहीं दिया। उनकी जीप आगे बढ़ती ही रही। खेमकरण में टैंक खेत होते रहे, यानी समाप्त होते गए। खेत होना यानी युद्ध में समाप्त मर जाना। उन्होंने अपनी मशीन गन से ही टैंकों को मारते रहे। वहां दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान सा बन गया। चारों तरफ टैंक मरे पड़े मतलब समाप्त होते दिखाई दिए। अकेली हवलदार अपनी मशीन गन से दुश्मनों के टैंकों को मारता गिराता चलता रहा। 2 टैंकों को आग लगाकर उसने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार कर दी। उसी समय उसकी जीप एक जलते टैंक से टकरा गई। उन्होंने क्या किया, आगे बढ़कर टैंकों में आग लगा दी और जो 2 टैंकों में आग लगा दी, तीसरे में उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वो समाप्त, खराब हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन एक टैंक, जलते हुए टैंक से उनकी जीप जो है टकरा गई, जिससे उसमें भी आग लगी। अब्दुल हमीद की बहादुरी से उसके साथियों के जो और लोग थे उनके भी हौसले बढ़े। दुश्मन को मुक्की खाकर एकाएक पीछे भागना पड़ा। दुश्मन हार गया और वो पीछे लौटना शुरू कर दिया। भारत की जमीन से शत्रु सेना भाग गई। बहादुर अब्दुल हमीद भयानक रूप से घायल हो गए। वो बुरी तरह घायल हो गए। उनका सारा शरीर आग से जल गया, आंखें भी खराब हो गईं और वे वहीं शहीद हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। घर पर रसूलन उनके 2 लड़कों और एक लड़की को अब्दुल हमीद के शहीद होने की खबर मिली। उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने के लिए, गंगा जमुना में तो वह बहुत रोने लगे। बूढ़े माँ बाप की तो बात ही क्या, बूढ़े माँ बाप भी बहुत दुखी हुए। उसने अपने कर्तव्य से वीर सैनिकों का मस्तक ऊंचा कर दिया। मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परम वीर चक्र से सम्मानित किया। वीर अब्दुल हमीद अकेले ही किस तरह दुश्मन के टैंकरों को मशीन गन से उड़ाते हुए आगे निकल गए। उन्होंने उतरकर कई टैंकों पे आग लगा दी है, मशीन गन डालकर उन टैंकों को रोक दिया और उनको अकेले इतने साहस के साथ आगे बढ़ते देख उनके साथ जो सैनिक थे उनका भी हौसला बुलंद हुआ, उनके अंदर भी साहस आया और सबने मिलकर पाकिस्तानी सेना को पीछे मुड़ने पर बेबस कर दिया, उनको रोक दिया वहां और वे लौट गए। ऐसा करने से युद्ध में क्या हुआ, जो अब्दुल हमीद थे बुरी तरह जल गए। बुरी तरह जलने से पूरा शरीर उनका जल गया, उनकी आंखें भी खराब हो गई और वे वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। घर में जब उनकी बेबी, उनकी पत्नी रसूलन को और उनके 2 लड़का और 1 लड़की थे, उनको उनके शहीद होने का खबर मिला, समाचार मिला, तो वे सब उनके आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, यानी वो सब रोने लगे। उनके बूढ़े माँ बाप थे, वो तो अत्यंत ही दुखी हो गए, उनके दुख का कुछ अंत ही नहीं था। और लेकिन मरने के बाद भी अपने कर्तव्य से, अपने काम से उन्होंने भारतीय सेना भारतीय सैनिकों का जो मस्तक था उसको ऊंचा कर दिया और मरने के बाद उनको परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। मातृभूमि हमारा देश, जहाँ हम जन्म लेते हैं। सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे, स्वयं की, अपने परिवार के बारे में न सोचे, देश के लिए
अगर हमें अपने प्राण को भी न्यौछावर करना पड़े, प्राण ही बाजी लगाना पड़े, तो हमें लगा देना चाहिए। वही सच्चा सैनिक है, वही सच्चा भारतीय है। अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत देश की के लिए, रक्षा के लिए हमें अपनी जान को भी बाजी लगा देना चाहिए। हमने वीर अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ा, जाना। कल हम पाठ में आए शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।